गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के टेस्ट का डेट आ गया है ना? यस मैम। 4th को मैथमेटिक्स है ना? 4th ऑफ आई थिंक जून। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये मॉक टेस्ट है। मीन्स आप क्या बोलना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मतलब? मैम पूछ रहे मॉक टेस्ट है, मतलब मेन एग्जाम से पहले वाला कि मतलब सेमेस्टर वाला लिए। मेन एग्जाम तो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा ना, तो वो तो अभी आया नहीं है। ये टेस्ट आपका अभी तक जो हुआ है, जो मतलब ओवरऑल आपने क्लास किया है ना सारा फर्स्ट सेम का, उसका टेस्ट हो रहा है, उसका एक एग्जाम हो रहा है समझो। उसके बाद फिर शायद नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू। मतलब मैम इस एग्जाम के माध्यम से मतलब रिजल्ट रखा जा रहा है। रिजल्ट मैम बाद में एग्जाम देना पड़ेगा सेकंड सेम, जब मान लीजिए सेकंड सेम का कंप्लीशन होगा तो पता चला यूनिवर्सिटी बोलेगा फर्स्ट सेम का एग्जाम लेना है। तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम का डेट आएगा तो फिर देना होगा ना यूनिवर्सिटी, तो वो तो देंगे ही ना। हाँ बोलिए। ये एक इंटरनल जैसा होता है ना एग्जामिनेशन, वैसे हो रहा है। फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम का डेट तो आपका आया हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया, अब वो कब होगा नहीं पता। तो उसके बेसिस पे आपका होल सिलेबस का, जो इंटायर सिलेबस आपने कवर किया है, उसका एक एग्जाम हो रहा है। हम एक बार तो इंटरनल्स हो चुके हैं। दोबारा होगा, मतलब दोबारा ही ये दिया गया है ना, तब ओके मैम। वो भी अपेयर होना है, वो करना है, तब आप ठीक। देंगे। ओके मैम। फ्लो नहीं टूट जाएगा, जैसे हम लोग सेकंड सेम पढ़ने लगेंगे फिर फर्स्ट सेम के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, चंद्रभूषण सब मैनेज कर लिया जाएगा। 2024 चले जाएगा सेशन 2020। क्या हम लोग अभी सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम पढ़ने वाले थे ना, एरिया पढ़ा था लास्ट डे। यस मैम। सरफेस एरिया, ओके। कौन है बाय नेम एंटर कर देते हो तुम लोग, प्रॉब्लम होती है। अनुकूल जी, हु इज दिस? मैम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, तो रोल नंबर और आईडी मेंशन करना चाहिए ना। रोल नंबर 22 है उसका। 20। बोल क्यों नहीं रहे? अनुकूल, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए जल्दी। एक और कोई थे जिनका बाय नेम ही आ रहा था। करेक्ट ही नहीं हुई। अनुकूल, am I audible to you or not? कनेक्ट हो गए, कहीं चले गए। मैम नाश्ता कर लो। अच्छा छोड़ो, जो करना है करने दो, आप अपना काम करो। चलिए, हम लोग कर रहे थे, जब हम अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, मान लीजिए हमारे पास एक कर्व होता था, कर्व के अंदर एरिया बाउंडेड जो होता था, हम उसका एरिया निकालते थे। तब तो यही देख रहे थे। अब बताओ सरफेस टर्म कब आता है? जब आप सॉलिड टर्म की बात करते हैं। ऐसा ही होगा ना ग्राफ में, 1/प्लेन आप ये देख रहे हैं सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया तो एरिया ही हुआ। और सरफेस एरिया अगर हम बात कर रहे हैं, तो मान लो उस केस में क्या कर रहे हैं, अगर ये कौन सा एक्सिस है?
एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, और ग्राफ जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, और एरिया बाउंडेड बाय दिस पॉइंट जो मान लीजिए हो सकता है ए बी सी डी, ये आपका, हम ये एरिया कैलकुलेट करते थे, अभी तक हम ये कैलकुलेट करना सीखा था। अब अगर इसी ग्राफ को सपोज आप एक्स एक्सिस पे रोटेट करा लो, ठीक है, अगर ये रोटेट कराएंगे तो क्या शेप बनेगा, बता सकते हैं कुछ, किस तरह का शेप बनेगा? एक सॉलिड शेप बनेगा, हॉलो सॉलिड शेप। तो हम लोग सरफेस एरिया वाला जो टॉपिक है इसमें क्या देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो कि जेनरेट हो बाय रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स ये जब रिवॉल्व करेगा, ये जो आपने ग्राफ कवर किया है, अब इसको 3D में इमेजिन करो, ये जो है वो यहाँ पे रोटेट होगा इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ सेंटर है और इस पे ये रोटेशन हो रहा है, तो क्या होगा, चारों साइड आपका होगा रोटेट। जब रोटेट, Yes, ma'am. उसका जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, वही एरिया हम सरफेस एरिया में कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्राफ में देखें तो एरिया और सरफेस एरिया सेम हो जाता है, बट सॉलिड टर्म जो आता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, तो वो हमें 3D में मिलेगा, वो ग्राफ में नहीं मिलेगा, 2y प्लेन में नहीं मिलेगा, xy प्लेन में मिलेगा, 2 प्लेन का ऑप्शन ही नहीं है उसमें। सो आप यहाँ एक चीज नोट कर रखिए, लिखिए तो जरा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड generated by surface area of solid generated by revolution, ठीक है, लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन, जो एक रोटेशन करने के बाद आपका एरिया कवर हो रहा है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है। अब हम ये अगर कर लें तो मान लो हमारे पास जो कर्व है, ये तो आपके पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसा कर्व होता है, हमारे पास कर्व का फंक्शन ही इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे हैं, तो कर्व के फंक्शन को या फिर जो हमारे पास फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करके एक कर्व एक फॉर्म हो रहा था, उस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा था हम उसको कंसिडर कर रहे थे। तो मान लो अगर ये पॉइंट हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और x इज इक्वल टू a, सपोज इसमें लिमिट हम लोग लेते हैं ना, तो मान लो हमारे पास जो लिमिट है दैट लिमिट इज a एंड b, ये हमारे पास a और b, ये लिमिट है x में। तो सपोज x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू जो b है दैट इज लोअर एंड हायर लिमिट अबाउट एक्स एक्सिस। इस केस में जो फॉर्मूला यूज होता है सरफेस एरिया का, दैट इज इक्वल टू जो रेंज होगा हमारा एक्स वाई प्लेन में, इसी वे में रोटेट करेगा ना, क्योंकि आपको अब इस चीज को सॉलिड स्फीयर में अच्छे से इमेजिन करो, ये जब रोटेट हो रहा है तो कर्व आप ए बी का फॉर्म ले रहे हैं, तो यही रोटेशन मान लो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये रोटेशन रोटेट होकर इधर आपका ये रोटेशन कंप्लीट कर रहा होगा, इसी तरह ये रोटेशन कंप्लीट कर रहा होगा इस तरह से, और ये इस साइड भी वही सेम एरिया कवर करेगा। तो ये रोटेशन बना के एक हॉलो बाउल टाइप का बना रहा है। तो ये जो एरिया होगा, इसका बाउल का जो सरफेस एरिया होगा वो होता है 2 पाई y 2 pi y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx। इसमें बस 2-4 फॉर्मूला है, वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा सरफेस एरिया से रिलेटेड। दिस टर्म का स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को हम लोग यूज करेंगे जब भी हमें इस तरह का कोई भी ग्राफ हो, सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो। अगर इसी में मान लो यही ग्राफ ऐसा ना होकर फंक्शन हमारा कर्व कुछ ऐसा बन रहा हो, इधर बन रहा हो,
तो अगर यहाँ हम ए लिमिट ले लें, मान लीजिए ये रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर यही रिवॉल्यूशन वाई एक्सिस पे हो तो जो शेप बनेगा वो किस तरह का शेप आ जाएगा, ये रोटेशन होकर इधर आ गया यहाँ तक, ये रोटेशन इधर आ रहा है, और ये आपका इस जिस तरह जैसे कर्व यहाँ बना है वो ये बना। अब अगर वाई एक्सिस रोटेट होगा तो आपके पास लिमिट है, मान लो ए बी हो गया, सपोज ये लिमिट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया। इन दैट केस सरफेस एरिया ऑफ ए बी, सरफेस एरिया ऑफ ए बी, हमारे पास फंक्शन पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, यहाँ x इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, बिकॉज फंक्शन चेंज हो रहा है। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो अगर ये ऐसा कुछ होगा तो इस केस में आपके पास लिमिट a टू b 2 पाई वही टर्म होगा, बस y जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा, x और अंडर रूट जो है ये फंक्शन, हमें जब यहाँ डिफरेंशिएशन करना था तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, लेकिन जब यहाँ डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या आ जाएगा, dx बाई dy। तो यहाँ पे आपका टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई dy द स्क्वायर ऑफ दैट इंटू dy। ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का जब हमारा ग्राफ गिवन हो, मतलब ग्राफ गिवन हो इन दैट केस ये फंक्शन गिवन हो, ये फंक्शन डिफाइंड हो या ये फंक्शन डिफाइंड हो, जो रोटेशन कर रहा है, यहाँ पे ये नोट करना, जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो फॉर्मूला ये होगा, अगर रोटेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है तो फॉर्मूला ये होगा। और इस फॉर्मूले से आप किसी भी, ये जो आपका दो फॉर्मूला है, किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का, जो मैथमेटिकल फंक्शन इस तरह से आपको मिलता है, ये फंक्शन का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और सरफेस एरिया निकाल सकते हैं मतलब वो एरिया सिर्फ ग्राफ पे 2y प्लेन की बात नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया आफ्टर रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एरिया निकालने बोला जा रहा है, जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा। एक्स वाई प्लेन मीन्स ग्राफ में, उसका 3D में कोई मतलब वैल्यू, बाउल जैसा जो कप लेते हो या फिर कुछ टर्म वैसा कुछ आ रहा है, जो अर्थ ले लो आप, क्रिकेट बॉल ले लो। सो क्रिकेट बॉल अगर सर्कल यहाँ बनाएंगे तो यहाँ जो सर्कल बनेगा उसका एरिया डिफरेंट होगा, जो 3 डायमेंशन में होगा वो क्या होगा, स्फीयर होगा। तो जो स्फीयर है उस स्फीयर का एरिया निकाल रहे हैं, तो वो एरिया निकालने के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूला है। अगर एक्स एक्सिस पे रोटेट होके बनता है ग्राफ, अगर ऐसा है एक्स एक्सिस पे रोटेट होके बनता है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अगर वाई एक्सिस पे रोटेट होके बनता है तो हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, बताइए। बताओ, क्लियर है ये फिगर, क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब अगर इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करें, देखो क्या एक क्वेश्चन लिखिए तो, हमारे पास एक कर्व है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय, आप लिख लीजिए पूरा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन of the curve of parabola, curve of parabola y square is equal to 4ax bounded by its lattice rectum, bounded by its lattice rectum about x-axis, bounded by its lattice rectum about x-axis.
ठीक है। अब देखो, कभी भी मैंने कहा है जब भी आपको ये सॉल्व करना हो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में और एरिया सरफेस एरिया की बात करें, सबसे पहले ग्राफ बना लो। ग्राफ होता है पैराबोला का ऐसा कुछ, ठीक है। ये पैराबोला का ग्राफ है। इसका फोकस, मान लीजिए फोकस यहाँ है, सेंटर जो कहा जाता है फोकस, और उसी फोकस को मैच कराने वाला जो एरिया होता है ना, ये इसी को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। फोकस से अगर इसके कर्व पे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आने वाला है ये लेटस रेक्टम है। ये फोकस जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो रिप्रेजेंट करता है दिस ए, ये फोकस है। तो अब इससे हम देखते हैं ये जो पॉइंट है दैट इज A0, ये जो पॉइंट है ये इस फोकस को डिटरमाइन करता है, इस पॉइंट को, ठीक है। 4AX ये हमारा ग्राफ है और ये टर्म आता है। अब हमें क्या करना है, जो आर्क यहाँ से यहाँ तक बना है ये, ठीक है, इसको क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देखो आप क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि जो आर्क यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस आर्क को हम रोटेट करा रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट इस चीज को रोटेट कराओ। जब इसको रोटेट कराओगे तो क्या बनेगा, एक बाउल बनेगा जो यहाँ पे बंद है, बिकॉज 0 पॉइंट है, ये ऐसे मिला हुआ कर्व है, तो ये एक बाउल बन रहा है। बताओ वो बन रहा है क्योंकि ये लेटस रेक्टम है, ये फिक्स पॉइंट है, ये डिस्टेंस है। आपको ये इतना जो एरिया है ना, इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया को रोटेट कराना है चारों साइड। अब इस एरिया को जब रोटेट कराओगे तो क्या होगा, देखो रोटेशन गोल गोल घूम के क्या होने वाला है, एक बाउल बनेगा, ये पूरा कर्व बन जाएगा। अर्धगोला, क्या अर्धगोला बन गया मैं। हाँ, और वो सरफेस एक कटोरी जैसा शेप बनेगा, इसको बनाइएगा ऐसे तो, ठीक है। अब उसका हमें शेप चाहिए, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम क्या पढ़ रहे थे, क्या था, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखो, आपको क्या इंटीग्रेट करने का, पहले तो आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। ये हमें ये कर्व को इंटीग्रेट करना है, या फिर हमारे पास जो फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 पाई, एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, वाई, और दिस इज हमारे पास 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर था, सो dy बाई डी एक्स और इस टर्म का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर कर दे रहे हैं और फिर हमारे पास dy, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का जो रेंज होगा हम लोग ये वहाँ लिखने वाले हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का जो रेंज है, जो लिमिट होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, हमें वैल्यूज निकालना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, उसका स्क्वायर करना है, तो वो सारा टर्म हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो लिमिट जो है, लिमिट x जो है वो कहाँ तक जा रहा है, तो लिमिट यहाँ से 0 से लेके a तक जा रहा है, यही है ना हमारा लिमिट, x एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो हम x एक्सिस का ही लिमिट डालेंगे। और x एक्सिस में ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से a तक, यही डिस्टेंस है ना x एक्सिस वाला, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी पे रोटेट कर रहा है ये कर्व। तो x एक्सिस का जो लिमिट है वो क्या हो गया, 0 to a, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो 0 to a। अब हमें चाहिए क्या, ये फंक्शन है हमारा, तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो क्या आएगा, y स्क्वायर 2y इंटू dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन, और अगर इधर करें तो ये हो जाएगा 4a, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये टर्म आया। अब यहाँ से अगर हमें निकालना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2y इधर ले आओ, 4a बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लिख दो 2a बाई 5, 2a
वाई वाई, ये हमें डी वाई बाई डी एक्स। और अगर यहाँ पे हम चाहें तो x का ये टर्म जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना वो y के टर्म में मिल रहा है, देखिए। लेकिन आपको जो रेंज लेना है इस इंटीग्रेशन में जो रेंज लेना है वो किसका लेना है? अच्छा यहाँ सॉरी मैंने y लिख दिया ना, दिस इज x एक्चुअली। x का रेंज, x का वैल्यू लेना है क्योंकि हमें सारा इंफॉर्मेशन x के टर्म में है, x पे रोटेट कर रहा है तो हमें मिलेगा जो वो x के टर्म में मिलेगा। सो दिस इज 2a। y का वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल सकते हो, तो y का वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट 4ax। तो अंडर रूट 4 का हम लिख सकते हैं आप 2, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ax। तो ये 2 कैंसिल और a भी है आपका ऊपर और ये टर्म, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो a बाई एक्स। बताओ हो जाएगा ये dy बाई dx का वैल्यू ये होगा। यस मैम। यस मैम। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रखना है, ठीक है, जो जो आया है वो। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं नॉट द सरफेस एरिया, अपना वर्ड्स में जैसे लिखते हैं तो वो हो जाएगा आपका टर्म। यहाँ देखिए दिस इज 0 to a, ये लिमिट है हमारा 2 पाई। तो 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप अंदर भी लिखें कोई प्रॉब्लम उस केस में भी नहीं है। 2 पाई y का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 4ax है हमारे पास, तो y स्क्वायर का वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जो यहाँ हमने लिखा था 2 रूट ax लिख सकते हैं ना, क्योंकि y का वैल्यू लिखना है, y स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है। दिस इनटू 1 प्लस dy बाई dx, जो dy बाई dx आया है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बाई एक्स इंटू dx, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? है कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो अब ये सारे टर्म्स को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से देखिए ये जो 2 है आप इसको बाहर कर लो, ठीक है। अगर ये बाहर कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई, तो सिंपली आप इसको 4 पाई कर लीजिए। जब ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये 4 पाई हो गया। 0 to a हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्म है और हमें ये मिला है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस ए बाई एक्स, एक्स प्लस ए बाई एक्स ये लिख सकते हैं यहाँ हम, या फिर लिख सकते हैं x प्लस ए बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आपका 2 बाहर चला गया है, रूट a रूट x रहने दो। यहाँ पे ये देखेंगे तो आप इसको ध्यान से देखना, ये जो टर्म है ये x मल्टीप्लाई करोगे आप तो x प्लस ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई x। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस ए डिवाइडेड बाई x, दिस टू द पावर 1/2। 1/2 किस लिए, रूट हटा दे रहे हैं इसलिए हम टर्म ऐसे लिख सकते हैं। जब ये कर लेंगे तो यहाँ देखिएगा रूट x, ये जो x है और ये भी रूट x है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये टर्म इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा हाँ 4 पाई ये है और आपके पास यहाँ पे रूट a और ये टर्म है, ठीक है। एंड रूट a इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, x का वेरिएबल उस पर ये टर्म यूज नहीं होगा तो आप रूट a भी बाहर कर लो। अब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए का पावर हाफ है, तो बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस ए दैट टू द पावर, बताइए इंटीग्रेशन क्या करते हैं इस केस में,
पावर 3/2. ऐड कर देते हैं ना, तो 3/2, 2. not 3, only 3/2. This term being divided by 3/2. 2. ये भी आप 3/2 से डिवाइड कर दोगे। जब इतना डिवीजन ये कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट रखना होगा ना, a to b, सॉरी a to b is 0 to a. 2a। ठीक है, अब ये वैल्यू रखो इस पे, इधर वाला इरेज कर दूं। सो हमारे पास जो टर्म आया है दैट इज 4π√a, और लिमिट अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, और इधर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। x का वैल्यू a रखना है, सो दिस इज a²। ठीक है, a² का पावर क्या हो जाएगा, दिस इज 2a ना, a + a 2a हो गया, और 2a का पावर 3/2। 3/2. ठीक है, ये 3/2 हो गया, दिस बीइंग डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, जब हम लिमिट a डाल रहे हैं तब लिमिट 0 डालेंगे x का तो क्या होगा, ये 0 हो गया, a तो रहेगा ही ना, तो a का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 3/2 बाहर ले लो, बिकॉज 3/2 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, सिंप्लीफाई करके जब ये 3/2 आप कॉमन लेके बाहर करोगे तो ये डिवीजन में है, फिर डिवाइड में फिर ऊपर हो जाएगा, तो 2/3. 8/3 हो जाएगा। Yes. Yes, ma'am. 8/3 पाई इंटू √a। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 2a, तो क्या रिमेनिंग बचेगा 2a, यहाँ से a भी कॉमन ले सकते हैं, 2a का पावर 3/2 है, दिस टर्म माइनस a का पावर 3/2। बताओ यहाँ से क्या बचेगा, a का पावर 3/2 है और 2a का पावर 3/2 है, क्या बचेगा, a कॉमन ले लें, चलो a का पावर 3/2 कॉमन ले लेते हैं। जब a का पावर 3/2 कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, 8/3 पाई √a ऑलरेडी है यहाँ, और a का पावर 3/2 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, a का पावर स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक स्क्वायर, बताओ तो ध्यान से, a का पावर 3/2 ऑलरेडी है और हाफ ये पावर हो जाएगा, Yes, ma'am. 3/2 + 1/2 दैट इज 4 हो जाएगा, मतलब 4/2 दैट मीन्स 2, तो यहाँ a² लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, a to the power 3/2, सॉरी 3/2 तो कॉमन ले लिया था हमने, सिंपली 2 बचेगा ना, 2 - 1 and that is equal to what, 8/3 pi a² यूनिट। ठीक है, पाई a² यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बताइए कोई डाउट है तो, एक मिनट, अच्छा एक गड़बड़ कर दिए ना हम लोग, यहाँ पे इस होल का पावर था ना, एक ये टर्म मिसिंग है, देखिए यहाँ होल पावर है, एक चीज देख लीजिए, 2 का पावर ये है, तो 2 का पावर 3/2, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है हमने, मैम 4/3 आएगा मैम, कहाँ 4/3 आएगा, 8/3 इसकी बात कर रहे हैं, Yes, मैम। इस टर्म में, तो हाँ ये आ जाएगा, आपका 2/2 सीधे लिख लो, 2 का पावर 3/2 दैट -1, तो 2 का पावर 3/2 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2
√2 -1 और बाकी का जो टर्म है दैट इज 8/3 πa²। ठीक है, सो ये दिस स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। समझ आया? बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कैसे निकाल रहे हैं? ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, इस फॉर्मूला के सारा कुछ करना है, समझे? जो भी हमें करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला का जो भी डिमांड है, जैसे y का, तो y का वैल्यू निकाल के पुट कर दो, dy/dx निकाल दो, उसका स्क्वायर कर दो, फिर सारे वैल्यूज को यहाँ रख दो, दिस इज dx, दिस टर्म इज dx। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, सारा वैल्यूज पुट कर देंगे, बाकी का जैसा इंटीग्रेशन होता है आपको बस वही करना है। ध्यान कहाँ देना था वो ये था, आपको लिमिट निकालने में, जैसे आपने कर्व बनाया था पैराबोला का, यही एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। बाकी उसके बाद तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना क्वेश्चन। ये जो है इसमें आपको बोला गया था ये बाउल जो बन रहा है इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो ये जो पॉइंट है इसमें आपको देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे ये कितना दूर तक वेरी कर रहा है, इसका लिमिट निकालना, ये ध्यान देना पड़ेगा। या फिर मान लो अगर इसी तरह का कर्व हो जो वाई एक्सिस पे बन रहा हो, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो है वो एक्स का रेंज यहाँ से, सॉरी वाई का ये जो लिमिट है, जो लिमिट आप पुट वाले हो वो कितना है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना। और थोड़ा सा ये समझना कि जो भी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, मतलब जो कर्व दिया हुआ है या फिर जो सर्कल दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हुआ है, वो कैसे वेरी कर रहा है, क्या चेंज आ रहा है उसमें, तो उसको अगर ग्राफिकली आप दिखा देंगे, जैसे एरिया में भी मैंने बताया था आपको, तो अगर वो कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। इस ग्राफ पे अगर आप शो कर लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वो आराम से पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में बताओ कोई प्रॉब्लम है कहीं? बताइए किसी को? नहीं? नो मैम। अगर यही क्वेश्चन इसी में इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया जाए तो बना सकते हो? बताओ, बना पाओगे? चलो देखो तो एक, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में x² इज इक्वल टू 4ay हो, क्या होगा? इसी से कर्व हमें निकालना है, जो बाकी का कंडीशन सेम है, इक्वेशन बस चेंज हो गया है। करके देखिए बन पाएगा? क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं? या फिर देखो एक कर्व कुछ ऐसा है, करके देखिएगा ये। ठीक है, हमारे पास कर्व है XY प्लेन पे, कर्व जा रहा है कुछ ऐसा, x to y, y to x, एक शेप ये है, सेम पॉइंट है मीटिंग पॉइंट इसका, ये इस तरह का है और एक ये इस तरह का है। अब इसको जो रोटेट करने पे जो सरफेस बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, रोटेट करने पे जो सॉलिड बनने वाला है, उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? इक्वेशन है आपके पास, मतलब आप क्वेश्चन वही लिखोगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द कर्व, और जो कर्व है दैट इज x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3। ठीक है, x to the power 2/3 है, y to the power 2/3 है, एंड दिस इज इक्वल टू a to the power 2/3। ठीक है, अब इस कर्व का सरफेस एरिया निकालना है, इसको रोटेट करने पे। रोटेशन करने के बाद देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज को, जब ये रोटेशन
ये वाला एक ले लो कोई आप, इसका रोटेशन आप कर रहे हैं चारों साइड, तो कैसा बनेगा शेप, एक ऐसा। और इसको पूरे को लो, ये और ये दोनों ले लिया, इसको रोटेट करो, तब जो शेप बनेगा वो शेप का हमें एरिया चाहिए। मतलब इस पूरे को सर्कुलेट करना है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। दोनों में दो अलग शेप आएगा। ये जो शेप होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अब इसको रोटेट कराओ एक्स एक्सिस पे। जब रोटेट कराओगे तो क्या आएगा, कैसा शेप बनेगा, जो शेप बनेगा वही शेप डाइस टाइप का शेप बनता है। और ये थोड़ा धंसा हुआ आता है तो इसको स्ट्राइड का शेप बोलते हैं। तो ये जो शेप बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, आपको सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हमारे पास है वही है, लिमिट देखना होगा। ए है तो यहाँ पे इसका भी जो एरिया है, दिस इज 0, दिस इज -a एंड दिस इज a। सो आपको यहाँ लिमिट लेना होगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए टू -a टू a, ये रोटेशन हो गया। टू ठीक है, y एज इट इज, अंडर रूट आपके पास जो टर्म है दैट इज 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस टर्म का स्क्वायर एंड dx। इसको सॉल्व करना है, करके देखिए तो बन जा रहा है। करके देखिए जरा इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएट करना है आपको, y के रिस्पेक्ट में लाना है तो y का टर्म इधर रखो, x का टर्म उधर ले जाओ, डिफरेंशिएट करो। हाँ मैम इक्वेशन कौन सा नीचे वाला है जो एक्स नहीं, ये इक्वेशन है, ये वाला, इसका सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन, ये तो पहले वाला मैंने बताया था। ये आप इस तरह से, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन y² = x था तो y x एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, ये वाला जो है वो y एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो इसको भी निकाल सकते हो, बट अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है। मैम जो ये क्वेश्चन उसमें y एक्सिस पे रोटेट कर रहा है या x एक्सिस पे रोटेट कर रहा है? यहाँ बताया ना, x एक्सिस पे रोटेट कर, x एक्सिस पे। dy/dx वैसे y एक्सिस पे भी आप रोटेट कराएंगे ना तो शेप सेम मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट एक ही है ना। ये जो पॉइंट है दिस इज a0, क्योंकि सेम पॉइंट है, तो बस आपको टर्म चेंज करना है। x एक्सिस पे रोटेट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा y पॉजिटिव है a एंड दिस इज 0a, दिस पॉइंट इज 0a। यहाँ से देंगे तो दिस इज -a एंड 0, y 0 है यहाँ। मैम जो यहाँ पे हम लिमिट सेट किए हैं -a और a, वो कहाँ से लाए हैं मैम, वो समझ में आ रहा इस टर्म से आया है। है। पुट करके मैम 0 पुट करके y में और x में। हाँ, this is 0 and minus. सो इंटीग्रेशन किस तरह से यूजफुल है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपका ना फिजिकल प्रेजेंस जो है कहीं ना कहीं उसको भी डिफाइन करता है, जो हम लोग जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
मेंसुरेशन और ये सब में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन भी उससे कनेक्टेड है ना। एरिया, वॉल्यूम्स, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जो आप मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करते थे 10th तक, 10th 12th तक किया होगा ना। अब उसी का हम लोग जो सबसे का क्या हायर लेवल मैथमेटिक्स हो जाता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसमें हम उसे कैसे फिट कर सकते हैं, मतलब दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल कि आपका मेंसुरेशन का एरिया जो आप कैलकुलेशन कवर करते हैं, मेंसुरेशन में जो मेजर करते हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ किसी भी शेप का, बट यहाँ ये कंडीशन होगी एक पर्टिकुलर शेप किसी एक एक्सिस पे आपका रोटेट कर रहा है, तो आप सरफेस एरिया उस केस में निकाल रहे हैं, तो आपको कोई एक फंक्शन गिवन होगा, और वो फंक्शन गिवन होगा किसी भी XY प्लेन के फॉर्म में, जो ग्राफ आप बोलते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है y = f(x) फंक्शन होता है, और यही ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, यही रोटेशन आपका करके वो रिजल्ट देता है। तो अब तक तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, सिर्फ एक मैथमेटिकल टेक्निक, क्यों कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, बस कर रहे थे। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दैट इंटीग्रेशन, एरिया कैलकुलेट करना, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बट ये सारे एप्लीकेशन जो है आपका जो मैथमेटिक्स के बाकी फॉर्म से भी आप कर सकते हैं। आप किसी और टर्म में भी निकालोगे तो वहाँ पे क्या टर्म दिया रहता है, लेंथ ब्रेड्थ दिया रहता है मेंसुरेशन में, मतलब कुछ टर्म दिया होता है, XY टर्म गिवन होता है, तब आप कैलकुलेशन करते हो। यहाँ पे फंक्शन गिवन है तब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। इंफॉर्मेशन आपको मेजरमेंट के टर्म में नहीं दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट हाँ वो लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ लिमिट, जो आपने ये लिया है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ, तो ये लेंथ का रोल प्ले कर रहा है जो आप लिमिट की तरह ले रहे हैं। मैम यहाँ पे जो मैम y का वैल्यू निकालेंगे पुट करने के लिए हम यहाँ पे मैम उसका वैल्यू कर लेंगे, इधर x को इस साइड ले आएंगे, इस साइड करके, हाँ बाद मैम इसको 2/3 है तो उधर जगह 3/2 हो जाएगा। हाँ, और फिर 3/2 होगा तो आपका कैंसिल भी हो जाएगा, है ना, यहाँ से हो गया तो कैंसिल भी हो जाएगा। आपके पास जो बुक है कॉलेज वाली, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है सरफेस एरिया से रिलेटेड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है। अगर सरफेस एरिया से रिलेटेड है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। फॉर्मूला आपका हर केस में यही है, ठीक है, x एक्सिस पे रोटेट कर रहा है फॉर्मूला ये है, y एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जहां जहां y है वहां x से रिप्लेस कर दो। और ऐसे में कोई भी कर्व दिया जा सकता है, आर्क दिया जा सकता है, जैसे मान लो सेमी सर्किल दे दे, सपोज ऐसा कुछ दे कि एक ऐसा टर्म कर्व है, अब इसका रोटेशन कराओ, जैसे मान लो एक कर्व दे दिया सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल है यहाँ पे, इसको रोटेट कराओ, रोटेट कराओगे तो क्या होगा, एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का शेप सरफेस एरिया निकालो, पूछा जा सकता है। उसी स्फीयर का अगर इसी का नेक्स्ट लेवल देखें, उसी स्फीयर का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। और वो कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, बस आपको आपका टफ टास्क जो है, कहाँ अगर समझते हैं इनिशियल लेवल पे, तो आपको बस ये जो लिमिट निकालना होगा ना, ये पॉइंट वो आपको करना है। बाकी कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन आपको पता है, dy/dx निकाल सकते हो, स्क्वायर भी कर लोगे, अंडर रूट करके y का वैल्यू भी निकाल लोगे, सारा वैल्यू करके। इंटीग्रेशन जानते हैं तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो, जैसे भी सॉल्व करो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन सिंपल अगर मिल जाता है तो वो जैसे भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे वो हमें रिजल्ट देगा दैट सरफेस एरिया,
ठीक है, सेमीसर्कल भी हो सकता है, ग्राफ, पाराबोला, हाइपरबोला का भी शेप अगर मिल जाए वो भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, बुक होगी ना तो आप बुक से प्रैक्टिस करना इसका, जो भी अगर कॉलेज वाली बुक में है या नहीं, आपने चेक किया है या नहीं ये बताओ पहले। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सरफेस एरिया। 1 मिनट में देख रहे हैं। हाँ मैम है मैम, वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ, तो सरफेस है तो सरफेस एरिया से क्वेश्चन करिए, फिर वॉल्यूम वाला करेंगे तो वॉल्यूम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो वो करिएगा। सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछिए। मैम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो आप दिए हैं? सॉल्व करो ना, y के टर्म में करो इसको, जैसे क्या करोगे, मैम एक y बार, का पावर, यस मैम, y का पावर 2/3 है, इधर लेके आ जाओ इसको, a का पावर 2/3 है, ठीक है, इधर आएगा x वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x का 2/3, ठीक है, y का वैल्यू निकालना है तो क्या, ये जो पावर है इधर आ जाएगा, a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3 और इसका पावर इधर आएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो 3/2। अब 3/2 है तो इसको सिंपल क्या आ गया, ये a का पावर 2/3 और a का पावर 3/2 क्या होगा बताओ, a का पावर, तो पहले मैं इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, सारे टर्म को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिंपली इसको ब्रेक करो ना। हाँ ब्रेक करना पड़ेगा ना मैम। ठीक है, अगर इतना है तो आप इतना ही y का वैल्यू लिख देना यहाँ पे, इस y में उसको इंटीग्रेट कर लेना, करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy/dx को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हमें सॉल्व तो करना ही है ना, इस फंक्शन पे यहाँ रखना है, कुछ कैंसिल हो सकता है टर्म, तो हम क्यों ब्रेक करें, ज़्यादा रहने दो, dy/dx से इसको डिफरेंशिएट करो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, पावर आपका यहाँ 3/2 है, ये 3/2 माइनस y3/x³ आता है मैम, माइनस y3/x³। माइनस y3/x³, ये dy/dx बोल रहे हैं। यस मैम, dy/dx। अच्छा ठीक है, जो भी, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बाकी का टर्म जो है वो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ 3/2 + 1 करोगे, 3/2 + 1 क्या हो जाएगा, 5/2, यही ना, 3/2 + 1 है तो क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, फिर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा इस x का, तो ये 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 2/3 में ऐड करो, फॉर्मूला हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि x इस टर्म में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उस फंक्शन के फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, 2/3 इंटू एक्स, और यहाँ x का पावर 3/2 है, 3/2 + 1, तो ये भी 5/2 होगा, हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करके ये पूरा टर्म और इस टर्म का होल स्क्वायर, क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, dy/dx का होल स्क्वायर, तो इस टर्म का स्क्वायर कॉपी पे करके देखिए बन जाएगा, सिर्फ दिखने में इतना लेंथी लग रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स अलग हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, सारा स्क्वायर करके हटा दोगे, ठीक है, तो वो सब दिखने में वैसा लग रहा है, सॉल्व हो जाएगा आराम से, और नहीं तो इसको पोलर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके देखिए, ठीक है, मैंने हिंट तो दे दिया, वैसे ही करके देखना। ओके मैम। और
3/2 -1 हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया था, इंटीग्रेशन वाला मैंने लिख दिया ना, 3/1 हो जाएगा और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी आपका 3/2 -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, dy/dx निकाल रहे हैं ना, डालते हुआ पावर। ठीक है, करके देखिए एक बार, बन जाए, मुश्किल नहीं है। और इस तरह का इंटीग्रेशन का वैल्यू फॉर्मूला भी आपको पता है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर टर्म रहता है, अंडर रूट रहता है, तो कैसे बनता है, तो वैसे कर लोगे, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ओके देन। इसके बाद आप लोगों की कौन सी क्लास होती है? मैम 12 बजे से है इंग्लिश। 12 बजे से? अच्छा हाँ जी सर। अच्छा।